today we are going to discuss about the flexible budget, okay, which we haven't done. So flexible budget and static budget, these two kind of budgets we are going to see, okay. Just a second. Just a second. Yeah. So we are going to discuss about the static budget and the flexible budget. Secondly, we are going to see what is zero-based budgeting with a practical example. In your textbook, they have just given the theory. Then we are going to see what is activity-based budgeting along with a small example. And we are also going to see the incremental budgeting along with small example and conclude all the things whatever is there in budgeting. Okay. So let's go ahead with the flexible budgets. तो चलो flexible budgets देखते हैं अभी क्या है. It's very simple to make flexible budget, but we should understand the real reason behind making a flexible budget. So let's go ahead. So the learning objective one is prepare a flexible budget and explain the advantages of the flexible budget approach over the static budget approach. तो हम flexible को क्यों prefer कर रहे हैं when compared to static, हम देखते हैं. So here we see this old man has a thinking here. हो सकता है ये एक cost accountant ही होगा. So he is saying, hello, yes, yes Imad, any doubts? नहीं सर, वो आवाज सही नहीं आ रही है. अच्छा अब आ रही है ना? Everyone clear है ना voice? Okay dear, okay. सो यहाँ आप देख सकते हैं फ्यूचर में आप भी एक सीएमए बनेंगे तो दिस इज व्हाट द कंडीशन वुड बी कि मैं क्या करूं, मतलब फ्लेक्सिबल बजट एंड स्टैटिक बजट का कंफ्यूजन चल रहा है. सो स्टैटिक बजट्स एंड परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स. स्टैटिक बजट्स आर प्रिपेयर्ड फॉर अ सिंगल प्लान्ड लेवल ऑफ एक्टिविटी. ओनली वन सिंगल प्लान्ड लेवल ऑफ एक्टिविटी के लिए आप एक बजट बनाते हो तो स्टैटिक है. विल सी द एग्जांपल. And performance evaluation is difficult when actual activity differs from the planned level of activity. यानी आपने तो सिर्फ एक सिंगल लेवल ऑफ एक्टिविटी के लिए जिसको आपने प्लान किया है कि मैं 1000 यूनिट्स बनाऊंगा उसका एक बजट बना रखा है, लेकिन एक्चुअल जरूरी नहीं है कि एक्चुअल जो है वो आपके प्लान्ड एक्टिविटी से मैच हो. इट कैन बी मोर और इट कैन बी लेस एंड देन यू विल बी काइंड ऑफ कंफ्यूज्ड कि मैंने जो बजट बनाया है प्लान करके और जो एक्चुअलिटी में आ रहा है वो डिफर कर रहा है और डिसीजन मेकिंग में आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगा. सो नाउ व्हाट आई एम सेइंग हियर, सो हियर वी आर हैविंग अ क्लाउड. Comparing static budgets with actual budgets is like comparing apples and oranges. Now कैसे, we'll see in the next slide. See here, flexible budgets. सो हमने देखा अभी स्टैटिक बजट का क्या प्रॉब्लम है. स्टैटिक बजट का प्रॉब्लम हमने देखा है कि व्हाट वी डू इज ओनली फॉर अ सिंगल प्लान लेवल ऑफ एक्टिविटी एंड द एक्चुअल एक्टिविटी में डिफर and you may not be ending up making a good decision regarding the minimization of cost, like because आपकी एक्टिविटी और एक्चुअल एक्टिविटी डिफर कर रही है तो आप कॉस्ट को मिनिमाइज करने का जो सोच रहे थे वो फेल हो रहा है क्योंकि एक्चुअल एक्टिविटी तो पूरी डिफर कर रही है ना आपकी एक्टिविटी से. तो आपने जो प्लान किया और एक्चुअल में जो हो रहा है वो मैच ही नहीं हो रहा एंड आपने अपने प्लानिंग के हिसाब से कॉस्ट को एक वो आपकी जो एक्टिविटी है उसके हिसाब से कॉस्ट को प्लान किया बट एक्चुअल में जो कॉस्ट इंकर हो रहा है वो डिफर कर रहा है. वो ज्यादा कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है. कम होगा तो आपको लगेगा कि मैंने जो प्लान किया उसमें ओवरस्टेट करके रखा था कॉस्ट को और एक्चुअल में मेरा कॉस्ट कम आ रहा है. वी विल सी विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, डोंट वरी. तो ये सब चीजों में आप फिर एक डिसीजन नहीं ले पाओगे एंड दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू प्रिफर द फ्लेक्सिबल बजट्स. ओके, सो फ्लेक्सिबल बजट्स मे बी प्रिपेयर्ड फॉर एनी एक्टिविटी लेवल. मतलब आप एक 3-4 एक्टिविटी लेवल्स पे अपना बजट बनाओ ना, उसमें आप चेक कर सकते हो कि आपकी प्लान्ड एक्टिविटी और एक्चुअल एक्टिविटी में क्या फर्क हो सकता है और फिर आप 3-4 एक्टिविटी का बजट्स बनाओगे तो दी बेस्ट एक्टिविटी लेवल क्या होगा जिसपे आपका कॉस्ट सबसे मिनिमम होगा वो आप डिसाइड कर सकते हो. आई एम राइट? सिर्फ एक ही पे अपने आप को स्टक कर, जैसे आप अगर एक 3 से 4 पेयर ऑफ टी शर्ट्स या जीन्स लेते हैं तो कोई भी तरीके से आप कोई भी पार्टी में जाओगे तो मूड एंड टेस्ट के हिसाब से पहन सकते हो, थीम के हिसाब से पहन सकते हो. एक ही पे स्टक रहोगे
तो थीम रहेगा तो आपका जीन्स मैच हो गया तो वेल एंड गुड, अगर ब्लू थीम है और अगर थीम ब्लैक रहा और आप ब्लू जीन्स पहन के गए तो वो सूट नहीं होगा. सो दैट इज व्हाट आई मीन टू से. सो like may be prepared for any activity level in relevant range. I think आप सब ने फ्लेक्सिबल बजट बनाया होगा, आपको पता भी होगा, बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है. बट ओनली थिंग इज उसके पीछे का थॉट प्रोसेस और क्यों बना रहे हैं वो आप कहीं ना कहीं भूल गए होंगे या रिकॉल नहीं कर पा रहे होंगे. एंड द सेकेंड थिंग, show costs that should have been incurred at the actual level of activity enabling apples to apples cost comparison. मतलब ये अगर आप एक एक्टिविटी लेवल मतलब आपका जो भी प्लान होगा, आप फ्लेक्सिबल में 3-4 एक्टिविटी लेवल पे अपना बजट बनाओगे तो कहीं ना कहीं वो मैच तो हो ही जाएगा एंड एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन हो जाएगा, एप्पल टू ऑरेंज नहीं रहेगा. विल सी विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल एंड रिवील वेरिएंसेस रिलेटेड टू कॉस्ट कंट्रोल, इंप्रूव परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन. क्योंकि आपके पास 3-4 ऑप्शंस रहेंगे, 3-4 लेवल्स पे आप अपने बजट को बनाओगे तो आपको लगेगा कि सबसे बेस्ट कौन सा लेवल पे मुझे, कौन सा एक्टिविटी लेवल पे मुझे काम करना है और आपका परफॉर्मेंस आप सही तरीके से इवैल्यूएट कर सकते हो. लेट्स सी. अब ये देखिए, यू हैव मेड अ स्टैटिक बजट. यहां पर आपने सिर्फ 1000 मशीन आवर्स के हिसाब से अपना बजट बनाया है कि आपका ओवरहेड कॉस्ट क्या होगा. यानी आप 1000 आवर्स काम कर रहे हो, आपकी मशीन 1000 आवर्स काम कर रही है, उसके सिर्फ उस एक ही एक्टिविटी लेवल के हिसाब से आपने अपने ओवरहेड्स यानी फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट को लाइक कैलकुलेट करके अपना टोटल ओवरहेड कॉस्ट डिराइव किया हुआ है. अब इस सिर्फ आपके पास ये एक ही एक्टिविटी लेवल है. लेकिन जब आप देखते हो एक्चुअल, देखो वो डिफर कर रहा है. ये एप्पल समझ लो, ये ऑरेंज हो गया. एक्चुअल रिजल्ट्स क्या है? एक्चुअलिटी में आपको 10,000 घंटे लग ही नहीं रहे, 8,000 घंटे में आप अपना काम कर सकते हो 8,000 आवर्स में. सो इट इज डिफरिंग ना. एंड इसके हिसाब से आपका, यू ऑलवेज नो योर वेरिएबल कॉस्ट चेंजेस विद एक्टिविटी लेवल्स. तो आपका वेरिएबल कॉस्ट भी कम हो रहा है एंड फिक्स्ड इज ऑलवेज फिक्स्ड, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है. ठीक है. तो आप देख सकते हो कि आपका कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट कम आया. एंड डेफिनेटली आप लाइक आपने क्या देखा, 10,000 आवर्स में मैं काम करूंगा, लेकिन एक्चुअली में आप 8,000 घंटे में काम कर रहे हो तो टाइम की सेविंग हो रही है. ओके. सो अनफेवरेबल वेरिएंस, यानी आप टाइम की सेविंग आपकी इसमें, मतलब ये एक्टिविटी में आप कम आवर्स ले रहे हो और आपने बना रखा है ज्यादा, तो वो आपके लिए सही नहीं है ना. आपने प्लान किया 10,000 और एक्चुअली में काम जो है वो 8,000 आवर्स में हो जा रहा है, तो आप कहीं ना कहीं गलत एस्टिमेशन कर चुके हो. यानी कहीं ना कहीं यू हैव मेड ए रॉन्ग काइंड ऑफ बजट और प्लान्ड एक्टिविटी एंड आप वो काम 8,000 घंटे में कर सकते हो एंड आपने कुछ ज्यादा ही टाइम अलॉट करके रखा हुआ है, तो दैट इज अनफेवरेबल एक्चुअली. ओके. सो चीज कंपनी वाज अनेबल टू अचीव द बजटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी. आपने बना रखा 10,000 आवर्स, आप 8,000 घंटे में एक्चुअल में काम हो जा रहा है, तो अननेसेसरी 2,000 आवर्स आप एक्स्ट्रा लगा के रखे हुए हो और आप उसके हिसाब से कॉस्ट भी एक्स्ट्रा करके रखे हुए हो. देखो नाउ, फेवरेबल वेरिएंस दैट ऑकर्स व्हेन एक्चुअल कॉस्ट आर लेस देन बजटेड. यानी आपका कॉस्ट, आपका टाइम भी कम है, कम ले रहे हो और आपके कॉस्ट भी कम है, तो ये भी आपके फेवर में जा रहा है. ओके. सिर्फ एक फिक्स्ड कॉस्ट अनफेवरेबल है, उसके लिए उतना टेंशन या उतना फिक्र करने की जरूरत नहीं है. फिक्स्ड कॉस्ट रिलेवेंट नहीं होता है डिसीजन मेकिंग के लिए, तो उसको छोड़ दो. एंड एट द एंड आपके मतलब एक्चुअल एक्टिविटी के हिसाब से देखें तो आप कॉस्ट भी बहुत कम इंकर हो रहा है एक्चुअलिटी में, आपने ज्यादा उसको बना रखा है, तो फेवरेबल है. तो बोलने का मतलब ये है कि एक्चुअल रिजल्ट्स आर बेटर देन दी बजटेड. ओके. सो इसीलिए अगर आप एक तरीके से फ्लेक्सिबल बजट बनाते हैं इसके ऊपर, यानी 10,000, 8,000, 6,000, 12,000 चार लेवल्स पे देखते तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है कि कौन सा एक्टिविटी लेवल आपके लिए बेस्ट है और किस में आपका कॉस्ट सबसे कम हो रहा है. दैट्स ऑल. नाउ लेट्स सी. Since cost variances are favorable, have we done a good job controlling costs? I don't think I can answer the question using a static budget, क्योंकि लाइक मैंने सिर्फ एक ही लेवल पे ही देखा है. ठीक है ना. उस पर मुझे लग रहा है कि हाँ मैंने कॉस्ट, मतलब मेरा एक्चुअल रिजल्ट जो है वो बेटर है मेरे प्लान्ड एक्टिविटी से. ठीक है ना. लेकिन मुझे एक बेटर आंसर नहीं मिलता, बेटर डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकता मैं. क्यों? I don't think I can answer the question using a static budget. Actual activity is below the budgeted activity. आपका actual activity उससे कम है. So shouldn't variable cost be lower? Yes.
क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट तो वेरी करेगा ही ना। वो आप अगर आपका एक्टिविटी लेवल ज्यादा होगा तो वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा होगा, एक्टिविटी लेवल कम होगा तो वेरिएबल कॉस्ट कम होगा। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपका एक्टिविटी लेवल कम होने से आपका वेरिएबल कॉस्ट तो कम होना ही है। तो उसमें कोई अच्छा परफॉर्मेंस आपने किया बोल के कुछ प्रूफ नहीं हो रहा है। वो तो नेचुरल सी बात है कि इन एक्चुअलिटी इफ यू आर टेकिंग लेस आवर्स यू विल बी लाइक इंकरिंग लेस ओवरहेड। ओके, so let's see how to overcome this problem. So the relevant question is, how much of the favorable cost variance is due to lower activity and how much is due to the good cost control? यानी कितना कम मतलब लोअर एक्टिविटी, एक्चुअलिटी में तो एक्टिविटी आपका कम ही हुआ है, एक्टिविटी आपका जो भी हुआ है 8000 आवर्स का ही आपने मतलब एक्टिविटी आपका हुआ है, तो उसके हिसाब से कम ही आ रहा है। सो हाउ मच ऑफ द फेवरेबल कॉस्ट वेरिएंस इज ड्यू टू लोअर एक्टिविटी, एंड क्या आप वाकई में कॉस्ट कंट्रोल करने में कामयाब हुए और यू आर सक्सेसफुल? टू आंसर द क्वेश्चन वी मस्ट फ्लेक्स द बजट टू द एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी। सो यहां पर कुछ प्रॉपर्टीज समझना है आपको। टू फ्लेक्स ए बजट वी नीड टू नो दैट टोटल वेरिएबल कॉस्ट चेंज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू चेंजेस इन एक्टिविटी। आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि आपका वेरिएबल कॉस्ट वेरी करता है आपके एक्टिविटी लेवल के हिसाब से। अगर आप अपनी एक्टिविटी को यहाँ पर एक्स एक्सिस पे लो और यहाँ पर आप कॉस्ट को लो वाई एक्सिस पे, तो जितना एक्टिविटी बढ़ाते रहोगे आपका वेरिएबल कॉस्ट उतना बढ़ता रहेगा। ओके, जस्ट अ सेकेंड, एक्सक्यूज मी। Yeah. So the variable cost change in direct proportion to changes in activity and total fixed cost remain unchanged within the relevant change. तो कभी भी याद रखिए fixed cost is always fixed, it won't change. But variable cost ही change होगा। variable cost आपका activity levels बढ़ाएंगे तो आपका cost भी बढ़ेगा, and fixed हमेशा fix ही रहेगा चाहे कोई भी activity level पे आप काम करो। That's a property. Now preparing a flexible budget. Let's prepare flexible budgets for cheese company. So यहाँ पर देखिए like we can see cost formula per hour. So variable cost यहाँ दिया हुआ है आपका। Variable cost per unit are expressed as a constant. See, variable cost per unit will never change. That will always be constant. ये बात आपको समझना है। I'll show. So if your activity level like अगर आप ये देखें कि आपका रेवेन्यू सेल्स रेवेन्यू आपका जो है 1000 यूनिट्स 2000 यूनिट्स
if you are like manufacturing 2000, okay, and in fact if you are manufacturing 3000 units even, अगर ऐसे अगर आप units बना रहे हो, ठीक है, so like suppose आपका वेरिएबल कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, लाइक डायरेक्ट मटेरियल 4 यूनिट्स 4 रुपीज़ है, तो ये 4000, ये 8000, ये 12000 हो जाएगा, बट ये कभी भी सेम ही रहेगा, एम आई राइट? एंड लेकिन लाइक टोटल वेरिएबल कॉस्ट आपका वेरी करेगा। देखिए टोटल वेरिएबल कॉस्ट 4000 है इतने यूनिट्स के लिए, 8000 है इतने के लिए, 12000 है फॉर दिस, सो दिस इज वेरिंग, बट 4 रुपीज इज कांस्टेंट फॉर दिस, फॉर दैट, दैट्स अंडरस्टूड फैक्ट। एंड फिक्स कॉस्ट कभी भी आपका, टोटल फिक्स कॉस्ट आपका कांस्टेंट रहेगा, चाहे कितने भी यूनिट्स बना रहे हो आप। सपोज इसके लिए भी 10,000 रुपीज होगा, इसके लिए भी 10,000 रुपीज होगा, इसके लिए भी 10,000 रुपीज होगा, बट पर यूनिट वो चेंज करेगा। 10,000 by 1000 is how much? 10. 10,000 by 2000 is 5. 10,000 by 3000 is 3.33. जो भी होगा, okay? That's what. So we can see here variable costs are expressed as a constant amount per hour, and we can say this. And this is the total variable cost. Fixed costs are expressed as a total amount. ये fixed cost आपका total amount ही रहेगा. So you can see here, for 8,000 hours, when you multiply, you are getting all the costs, okay? And for 10,000 hours, in the same way you are getting, and fixed cost is fixed. And you can see, like the question what they are asking is, what should be the total overhead cost for flexible budget as 12,000 hours? तो अभी ये दोनों आपके सामने है. Can you calculate and tell me for 12,000 hours what will be the total variable cost and fixed cost, overhead cost? Can you tell me? मैं अभी वेट कर रहा हूँ आपका. Please calculate and tell me. So you can just multiply 12,000 with this given ones, यानी आपके यहाँ पर like 4, 3 and just a second 0.50. You can multiply this. It will be like 48, 36 and 6,000. 48, 36 and 6,000 आप उनको ऐड कर लो, and 12 and 4 like 12 and 2 14,000 भी ऐड कर लो. So what will be your answer? 48, 36 and 6, 90,000 plus 14,000, so 104, 1,04,000 आपका आंसर रहेगा. So you can check that, okay? So there we go. So they're asking you, like, prepare a performance report for both variable and fixed overhead costs using flexible budget approach. अब हम performance report बनाएंगे. Let's prepare a flexible budget performance report for cheese company. So flexible budget is prepared for same activity level 8,000 hours as actually achieved. देखिए, like आप यहाँ पर शुरू किए थे, पहले आपने बनाया था 10,000 के लिए, और एक्चुअलिटी में 8,000 hours ही आपका एक्चुअली में आपने इंकर किया था, यानी आपने स्पेंड किया था. अब यहां पर आप बहुत सारे एक्टिविटी लेवल्स के लिए बना रहे हैं, एंड यू कैन इजीली सी कि अभी आप 8, क्योंकि अमॉन्ग्स दिस 8, 10 एंड 12,000 आपका बजट जो भी आपने बनाया है या प्लान्ड एक्टिविटी जो किया है, वो इन तीनों में किसी ना किसी से मैच कर ही जाएगा, एंड यू कैन गेट योर आंसर्स, ओके? सो यहां पर वही हो रहा है, वी आर कंपेयरिंग एप्पल्स विद एप्पल्स. आपने 8,000 का सोचा और 8,000 आप यहां पर आपने बजट बना भी लिया, एंड एक्चुअल रिजल्ट्स आपका बजटेड से मैच कर रहा है, ओके? सो 8,000 इंटू 4 आप करिए, यहां पर आप 32,000 आएगा, यानी ये आपने 8,000 आवर्स को 8,000 आवर्स से कंपेयर करेंगे तो दैट इज डेफिनेटली वी कैन डाइजेस्ट इट, ये समझ में आता है. 8,000 आवर्स को 10,000 आवर्स से कंपेयर करना इम्पॉसिबल है. कभी भी आप एक बात याद रखो कि हम एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं.
यहाँ आपके पास 10 बॉक्सेस है, 10 बॉक्सेस का कॉस्ट है 100 रुपीज़। यहाँ पर आपके पास 100 बॉक्सेस है, उसका कॉस्ट है 10,000 रुपीज़। ठीक है, तो लाइक क्या इन दोनों को हम कंपेयर कर सकते हैं क्या? 10 बॉक्सेस एंड 100 बॉक्सेस आर डिफरेंट क्वांटिटीज। ओके, तो अगर हमको प्रॉफिट फाइंड करना है, ठीक है ना, आपके पास 10 बॉक्सेस का कॉस्ट प्राइस है, 10 बॉक्सेस का कॉस्ट प्राइस है एंड 100 बॉक्सेस का सेलिंग प्राइस है। तो क्या आप इसके सेलिंग प्राइस में से इसका कॉस्ट प्राइस माइनस करके प्रॉफिट फाइंड कर सकते हो क्या? इम्पॉसिबल है। अगर आपको कल के दिन कोई क्वेश्चन पूछे कि 10 बॉक्सेस का प्रॉफिट मेरे को बताओ, तो 10 बॉक्सेस के प्रॉफिट के लिए आपको 10 बॉक्सेस का ही सेलिंग प्राइस चाहिए। तो अगर 10 बॉक्सेस का सेलिंग प्राइस 120 रुपीज है एंड 10 बॉक्सेस का कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज है, तो डेफिनेटली आपको 20 उसका प्रॉफिट आ जाएगा। लेकिन अगर आप 100 बॉक्सेस का सेलिंग प्राइस लेंगे एंड 10 बॉक्सेस का कॉस्ट प्राइस लेंगे तो वो इम्पॉसिबल सी बात हो जाती है। दैट इज व्हाट, ये एप्पल एंड ऑरेंजेस का कंपैरिजन हो जाता है। ठीक है ना, सो इफ यू वांट ए कंपैटिबिलिटी, यूनिट्स सेम होने चाहिए। दैट इज व्हाट वी आर डिस्कसिंग हियर। सेम यूनिट्स होगा तो कंपैटिबिलिटी होगा, डिसीजन मेकिंग इजी होगा। नाउ यू कैन कैलकुलेट ऑल दिस एंड यू कैन फाइंड आउट योर फेवरेबल एंड अनफेवरेबल थिंग्स। तो यहाँ पर हम लोग जब देखते हैं तो कैलकुलेशन भी करेंगे, नो प्रॉब्लम। सो 2000 अनफेवरेबल आ रहा है क्योंकि यहाँ पर आपका कॉस्ट लाइक एक्चुअल रिजल्ट्स आपके ज्यादा हो गए एंड दिस इज अनफेवरेबल। ओके, एंड दे आर आस्किंग यू फॉर लाइक इनडायरेक्ट मेटेरियल के लिए भी पूछ रहे हैं, सबके लिए पूछ रहे हैं। हम सबका सेपरेशन से कर लेते हैं। 1500, सो वी कैन सी 1500 अनफेवरेबल आ रहा है। यहाँ पर ज्यादा खर्चा हो गया, आपने प्लान करके रखा था इतना लेकिन खर्चा ज्यादा हो गया, दैट्स अनफेवरेबल। हियर इट इज फेवरेबल, आपने ज्यादा प्लान करके रखा, खर्चा कम हो गया। सो टोटली अनफेवरेबल है और आपका टोटल वेरिएंस भी अनफेवरेबल आ रहा है। ठीक है, तो अब आपको उसमें मतलब चेंज करना पड़ेगा अपने आप अपने डिसीजन मेकिंग को। सो रिमेंबर द क्वेश्चन, हाउ मच ऑफ द टोटल वेरिएंस इज ड्यू टू लोअर एक्टिविटी एंड हाउ मच इज ड्यू टू कॉस्ट कंट्रोल। तो आप देख सकते हैं कि पहले हाउ मच ऑफ दिस फेवरेबल वेरिएंस इज ड्यू टू लोअर एक्टिविटी एंड हाउ मच ड्यू टू कॉस्ट कंट्रोल। देखिए यहाँ पर व्हेन यू प्लान्ड you had a plan of this much, but in actuality the results were this, so it was favorable, it was showing favorable. लेकिन आपको करेक्ट आंसर देखो, ओवरहेड वेरिएंस एनालिसिस करते हैं, स्टैटिक ओवरहेड बजट एट 10,000 आवर्स, एक्चुअल ओवरहेड एट दिस मच आवर्स, तो आपका ये हुआ एंड डिफरेंस आपका कितना आ रहा है 11,650 समथिंग। डिफरेंस बिटवीन ओरिजिनल स्टैटिक बजट एंड एक्चुअल ओवरहेड इज दिस। Okay, let's place the flexible budget for 8,000 hours here. तो 8,000 hours के हिसाब से स्टैटिक इतना था, फ्लेक्सिबल इतना था, एक्चुअल इतना था। आप डिफरेंस देख सकते हो। सो दिस 15,000 फेवरेबल वेरिएंस इज ड्यू टू लोअर एक्टिविटी। ओके, जो 15,000 इस इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस दिख रहा है आपको स्टैटिक एंड फ्लेक्सिबल, तो 15,000 फेवरेबल वेरिएंस ड्यू टू लोअर एक्टिविटी एंड 3,350 अनफेवरेबल इज ड्यू टू द पुअर कॉस्ट कंट्रोल। यानी यहाँ पर एक्चुअल और फ्लेक्सिबल को कंपेयर कर रहे हैं तो हमको पता चल रहा है कि हमने यहाँ पर जो प्लान करके रखा था उसके हिसाब से एक्चुअल में ज्यादा खर्चा हो गया। ज्यादा खर्चा क्यों हुआ? क्योंकि हम कॉस्ट ऑफ कंट्रोल यानी कॉस्ट कंट्रोल प्रॉपर नहीं कर पाए। अगर हम प्रॉपर कॉस्ट कंट्रोल कर पाते और अपना जो भी मतलब एक्चुअली में जो कर रहे थे उसको मतलब प्लान के हिसाब से 74,000 पे रिस्ट्रिक्ट कर पाते, तो ये अनफेवरेबल जो 3,350 का जो एक्स्ट्रा कॉस्ट लग रहा है वो हम सेव कर पाते। दैट इज व्हाट हियर वी आर सीइंग। ओके, तो एक्टिविटी के हिसाब से देखें तो ये डिफरेंस आ रहा है एंड कॉस्ट कंट्रोल के हिसाब से देखें तो हमें हमारा आंसर मिल रहा है कि प्लान के हिसाब से नहीं हो पाया एंड वी हैव एंड अप इन पेइंग और इंकरिंग मोर कॉस्ट। So activity, okay, so this is here, we are done with that. मैं एक और स्लाइड दिखाता हूँ आपको और थोड़ा सा क्वेश्चन भी देता हूँ, वो फिनिश करो, then we'll discuss all the 3 budgets as soon as possible. So here it is like flexible overhead budget. Okay, flexible budget is budget that is valid for a relevant change of activity. That means आप activity levels को change करके आप अपना like cost देख सकते हो कितना हो रहा है. It is not based on only one level of activity as we have seen with the static budget. And here you can see
एक्टिविटी, मशीन आवर्स, स्टैटिक बजट, लाइक आपने इतना सोच के रखा है इतने आवर्स का, बजटेड इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट इतना है, फ्लेक्सिबल बजट आपका ये 4500 6000 ये इतना हो रहा है, एंड लाइक यानी डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स के ऊपर आप चेक कर रहे हो, एंड हर लेवल पे आपको डिफरेंट डिफरेंट कॉस्ट हो रहा है, 900 1200 1500, ठीक है। सो बेस्ड ऑन ओनली वन एक्टिविटी लेवल एंड इंक्लूड सेवरल पॉसिबल एक्टिविटी लेवल्स। सो यहाँ पर आपको डिसीजन मेकिंग में भी ईज हो जाता है। मैनेजर इज फेस्ड विद फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द स्टैटिक बजट फॉर जून व्हेन द लेवल ऑफ एक्टिविटी वाज दिस मच एंड वाज देयर गुड कंट्रोल ऑफ इलेक्ट्रिक कॉस्ट्स। हम ये देख रहे हैं कि कॉस्ट टू कॉस्ट कंपैरिजन करके, एक्टिविटी लेवल्स को बाद में देखेंगे, पहले कॉस्ट टू कॉस्ट कंपैरिजन, यानी हमने 4500 पे अपना एक्टिविटी को हम चेक कर रहे हैं। सी तो एक्चुअली में हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है इतना इंकर हुआ और हमने बजट इतने का बनाया, तो हम एक्चुअलिटी में कम खर्च कर रहे हैं एंड प्लान हमारे प्लान के हिसाब से खर्चा इतना होना था, सो इट इज अ बेटर कॉस्ट कंट्रोल, ओके, सो फेवरेबल। And after preparing a flexible budget, the manager obtained the following information about cost control at this. तो लाइक जब हम लाइक फ्लेक्सिबल बजट बनाए तो हमारे फ्लेक्सिबल बजट में हमने इतना सोच के रखा था लेकिन एक्चुअली इतना था, तो अनफेवरेबल हो गया, ठीक है, दैट्स व्हाट। सो ओके फाइन, आपको समझ में आ गया है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। लेट्स गो फॉर दी अनदर काइंड ऑफ अनदर कॉन्सेप्ट, जीरो बेस्ड बजटिंग, ओके। सो आपको बजट क्या है ये सब हमने डिस्कस कर लिया था, एंड विल डिस्कस अबाउट जीरो बेस्ड बजटिंग। जीरो बेस्ड बजटिंग इज एन अप्रोच टू मेकिंग अ बजट फ्रॉम स्क्रैच, यानी आप पूरा जीरो से स्टार्ट कर रहे हो। द बजट इज नॉट बेस्ड ऑन प्रीवियस बजट्स, ये प्रीवियस बजट से बिल्कुल भी हम कोई भी तरीके का लाइक कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं या उससे कोई फिगर्स लेके उसमें कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं। हम पूरा का पूरा बजट फ्रेशली बना रहे हैं एंड फ्रॉम स्क्रैच बना रहे हैं, ओके। इंस्टेड द बजट स्टार्ट्स एट जीरो, दैट इज व्हाई द बजट्स नेम इज जीरो बेस्ड बजटिंग। विद जीरो बेस्ड बजटिंग यू नीड टू जस्टिफाई एवरी एक्सपेंस बिफोर एडिंग इट टू द ऑफिशियल बजट, यानी आप पहले अपने आप से ये सवाल पूछो कि ये एक्सपेंडिचर जो मैं स्पेंड कर रहा हूं कोई भी एक्टिविटी के ऊपर, क्या वो जस्टिफाइड है, क्या वो होना चाहिए, क्या हम उसको कट कर सकते हैं, क्या हम और कुछ करके वो एक्सपेंडिचर को लाइक होने से रोक सकते हैं क्या। जैसे आपका बर्थडे है, आप अपना बर्थडे कहीं भी दे सकते हो, 5 स्टार होटल में भी दे सकते हो, नॉर्मल रेस्टोरेंट में भी दे सकते हो। 5 स्टार का बिल 5000 आएगा, रेस्टोरेंट का बिल 2000 आएगा, तो 3000 रुपये आपका बच रहा है। तो क्या आपको ये मालूम होने के बाद भी, यानी मिडिल क्लास पीपल एंड जो भी है जिसका सेविंग का हैबिट होता है, वो यही देखेगा कि वो पैसे को खर्च ना करें, am I right? Like he will see that let's save money, so he will see कि अगर मैं रेस्टोरेंट में बना लेता हूं तो 3000 में कम कर सकता हूं। तो जस्टिफाई करना अपने आप को कि ये एक्सपेंडिचर जो भी मेरा एक्सपेंड हो रहा है, क्या मैं उसको, क्या वो जस्टिफाइड है। अननेसेसरी में मैं 5 स्टार होटल में क्यों जाऊं, इट इज बेटर फॉर मी टू गो इनटू अ रेस्टोरेंट एंड एंजॉय माय बर्थडे, एंड मैं 4 लोगों को एक्स्ट्रा बुलाऊंगा तो भी मेरा पैसा उतना ही लगने का। So the goal of zero based budgeting is to reduce spending by looking at where cost can be cut. So your employees might be involved in creating a zero based budget, and you can ask employees what kind of expenses they will have and figure out where you can reduce business expenses. If an expense does not benefit the business or if it can be done in house, it is axed from the budget, यानी अगर आप उसको खुद से कर सकते हो या पैसा बचा सकते हो यानी कुछ करके by some means, तो आप उस पैसा करके अपना पैसा बचा लो। दैट इज व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ जीरो बेस्ड बजटिंग। सो बजटिंग, देयर आर डिफरेंट स्टेप्स इन जीरो बेस्ड बजटिंग टू कीप इन माइंड। द प्रोसेस ऑफ जीरो बेस्ड बजटिंग फॉलोज द सेम बेसिक स्टेप्स। आइडेंटिफाई बिजनेस गोल्स, आपके गोल्स क्या हैं। डेवलप एंड एनालाइज न्यू वेज टू अचीव गोल्स एंड डिस्कवर न्यू वेज टू फंड बिजनेस प्रोसेसेस एंड प्रायोरिटाइज फंड्स। सो अभी हम देखते हैं एक छोटा एग्जाम्पल, उससे जीरो बेस्ड बजटिंग पूरा क्लियर हो जाएगा। ट्रेडिशनल बजटिंग के जैसा नहीं है हमारा जीरो बेस्ड बजटिंग। ट्रेडिशनल बजटिंग में आप प्रीवियस ईयर के बजट्स को भी मतलब कंसिडर करते हो एंड उससे भी इंफॉर्मेशन लेके आप अपने बजट में कुछ ना कुछ चेंजेस करके नए साल का बजट बनाते हो। लेकिन जीरो बेस्ड बजटिंग इज फ्रॉम द स्क्रैच, फ्रॉम द जीरो, एंड इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस बिकॉज यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी वेरी बिगिनिंग, ओके। सो लेट्स सी अ स्मॉल एग्जांपल। लेट्स से you run a hair salon
and sell shampoo and conditioner to customers. Last year you purchased these products from another company for $30,000. आप दूसरे से खरीदे होंगे. अब आपने क्या सोचा जीरो बेस्ड बजटिंग के हिसाब से, एज यू आर लिस्टिंग एक्सपेंसेस you realize you can make your own hair products for cheaper than the suppliers price. यानी आपको कुछ फॉर्मूला वगैरह मालूम है, आप शैम्पू में पूरा पीछे क्या क्या है वो पढ़ लिया एंड आपको पता है वो रॉ मटेरियल लाके मैं घर पे या इन हाउस मेरे एम्प्लॉयज को बोल के 22,000 में बना सकता हूँ, मतलब उसी को मैं बना सकता हूँ एंड $22,000 सेव कर सकता हूँ. ठीक है. So as you are listing expenses, you realize you can make your own hair products for cheaper than the supplier's price. Make your own products will save you $22,000. यानी आप $8,000 में उसको बना रहे हो. You are making it in $8,000. तो अब आपको पता चल गया तो आप उससे नहीं लेके अपने पास बना लोगे. So you also realize that you can cut back on advertisement instead of spending $10,000 in their example. In this example of zero-based budgeting, you only need to spend $3,000. You would mark 3,000 for advertisements. So and you find out you can get a better rate from a different office supplier, saving you $500 instead of $1,500. यानी हर जगह आप क्या देख रहे हो, कंपैरिजन ड्रॉ कर रहे हो और कहाँ आपको बेटर डील मिल रहा है वो चेक कर रहे हो और अपना कॉस्ट को कम करने की कोशिश कर रहे हो और उससे अपना पैसा बचाने की कोशिश कर रहे हो. दैट इज व्हाट इज जीरो बेस्ड बजटिंग. ओके. सो नाउ लेट्स गो अहेड. So that is what is about your zero based budgeting. Now we'll go for the activity based budgeting. So let's see what is activity based budget. So activity based budgeting is a budgeting method where activities are thoroughly analyzed to predict कॉस्ट्स. यानी आप क्या करते हो, एक्टिविटीज के हिसाब से कॉस्ट को डिराइव करने की कोशिश करते हो. ठीक है ना. एक्टिविटीज के हिसाब से यानी अगर मैं बोलूं लाइक अगर आप इसमें कॉस्ट ड्राइवर्स देखते हो. यानी कॉस्ट ड्राइवर्स किसको बोलते हैं, समटाइम्स यू बुक होटल्स. ओके. आप होटल में एक रूम बुक करते हो तो होटल में रूम बुक करने के लिए आप क्या देखते हो कि वो लोग कभी भी मतलब वेबसाइट पे देखते हैं तो 1200 रुपीज़ ऐसा कुछ बताते हैं. ठीक है ना, कोई एक पर्टिकुलर रूम का एंड 1200, 1500, 1800, 2000 ऐसे 4 प्राइसेस बताते हैं. तो हम मिनिमम वाला देखते हैं, उसमें हमको ब्रेकफास्ट वाईफाई सब मिल जाता है. अब उसमें क्या रहता है एक कंडीशन कि आपको वो पूछता है नंबर ऑफ ऑक्यूपेंट्स. तो आप 1 लिखते हो तो 1200, जैसे ही आप 1 से 2 कर देते हो तो वो 1400 हो जाता है एंड जब 3 कर देते हो तो 1700 हो जाता है. क्यों हो जाता है, एज द नंबर ऑफ पीपल आर इंक्रीजिंग द कॉस्ट टू मेंटेन दैट पर्टिकुलर रूम फॉर दिस 3 पीपल एंड टू प्रोवाइड सर्विसेज टू दिस 3 पीपल ऑल्सो इंक्रीजेस. यानी 3 लोग जाएंगे तो टूथपेस्ट भी उनको देना पड़ेगा, 3 लोगों को ब्रश भी देना पड़ेगा, उन लोग को सोप भी देना पड़ेगा, उनको लाइक क्लीनिंग के लिए भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा चीज़ें यूज़ करनी पड़ेंगी, स्नैक्स भी देना पड़ेगा. ये सब चीज़ें उनको ज़्यादा खर्चा लगेगा तो इसीलिए वो अपना कॉस्ट बढ़ा देते हैं. तो दीज आर कॉस्ट ड्राइवर्स. सो नंबर ऑफ ऑक्यूपेंट्स इंक्रीजिंग इन अ होटल रूम इज नथिंग बट कॉस्ट ड्राइवर फॉर द होटल. ठीक है. अब पेशेंट्स मतलब हॉस्पिटल में बेड होते हैं तो जितने ज़्यादा लोग ऑक्यूपाई मतलब एक पर्टिकुलर वार्ड में जितने अगर मतलब एक ही सिंगल रूम लेंगे आप तो ज़्यादा खर्चा होगा, अगर शेयरिंग में लेंगे तो कम होगा क्योंकि सिंगल रूम का उसका जो भी मेंटेनेंस है उसके लिए वो ज़्यादा होगा. और 2 लोग अगर रहेंगे तो वो एक ही रूम का मेंटेनेंस 2 लोगों के हिसाब से करेंगे तो उनको कम खर्चा पड़ेगा. डिफरेंट प्लेसेस डिफरेंट कॉस्ट ड्राइवर्स. जैसे एक गाड़ी आप चलाते हो, पेट्रोल जितने किलोमीटर जाओगे उतना फ्यूल यूज करोगे तो वो आपके लिए कॉस्ट ड्राइवर है. ओके. तो आपकी एक्टिविटी के हिसाब से आपका कॉस्ट इंक्रीज होगा. ठीक है ना. कम एक्टिविटी कम कॉस्ट, ज्यादा एक्टिविटी ज्यादा कॉस्ट. तो एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग फोकसेस ऑन एक्टिविटी पर्टिकुलरली. सो लेट्स सी हाउ इट गोस. So activity based budgeting is budgeting method where activities are thoroughly analyzed to predict costs. Activity based budgeting, so here the emphasis is on activity, does not make historical cost into account when creating a budget. यहाँ पर भी historical cost को वो लोग नहीं कंसिडर करते हैं, सब कुछ नया ही बनाते हैं. So इसमें आपको कुछ steps follow करना पड़ेगा. Activity based budgeting is budgeting method where activities are thoroughly analyzed to predict costs.
यानी एक्टिविटी को देखेंगे और उसके ऊपर कितना खर्चा हो रहा है वो उन लोग उसको ऐड अप करके अपना कॉस्ट निकालेंगे। एंड देर आर 3 स्टेप्स इन ABB। फर्स्ट आपको कॉस्ट ड्राइवर, जैसे मैंने आपको बताया, नंबर ऑफ ऑक्यूपेंट्स इन होटल आर कॉस्ट ड्राइवर। एंड उसके बाद प्रोजेक्टिंग टोटल यूनिट्स, यानी आपको फिर उनके हिसाब से कितना खर्चा क्या लग रहा है, कितना आपको सर्विस देना पड़ रहा है, कितने यूनिट्स उनको देने पड़ रहे हैं, एज सोप, एज टूथब्रश, पेस्ट, टावल, कुछ भी हो सकता है। एंड देन आपको कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाई करके अपना कॉस्ट निकालना है। सो लेट्स सी हियर। और ये एक्सपेंसिव भी है ये बजटिंग। सो अब हम देखते हैं कि ट्रेडिशनल और इसमें क्या क्या फर्क होता है। वाइल ए ट्रेडिशनल बजटिंग मेथड एडजस्ट प्रीवियस कॉस्ट बेस्ड ऑन इन्फ्लेशन, यानी ट्रेडिशनल बजटिंग मेथड में आप क्या करते हो, प्रीवियस बजट को उठाते हो और उसमें इन्फ्लेशन के हिसाब से चेंजेस कर देते हो। यानी अगर ये साल इन्फ्लेशन 2% से बढ़ गया तो आप अपने कॉस्ट को उतना परसेंट से बढ़ा देते हो, ठीक है ना, अपना मतलब जो भी टास्क है उसको ईजी कर देते हो ट्रेडिशनल बजटिंग में। बट एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, दैट फोकसेस मोर ऑन द एक्टिविटी। ओके, so every cost incurred by a business will be looked at closely to determine if efficiencies can be created and cost can be reduced। तो ABB का भी यही पर्टिकुलर मोटिव है, वो बजट बनाने का रीजन ये है कि हम अपने कॉस्ट को क्लोजली मॉनिटर कर सकें एक्टिविटी लेवल के हिसाब से, एंड वी कैन ट्राई अवर लेवल बेस्ट टू रिड्यूस आवर कॉस्ट। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ रिडक्शन इन एक्टिविटी लेवल्स, यानी अगर आप एक्टिविटी लेवल्स को थोड़ा रिड्यूस कर दो, और कंप्लीट रिमूवल ऑफ अननेसेसरी एक्टिविटीज, यानी अगर आपकी एक्टिविटीज में कुछ एक्टिविटीज बेकार है तो उसको निकाल दो। यानी एक्टिविटीज में भी आप ये देख रहे हैं कि रिलेवेंट क्या है, इरेलेवेंट क्या है, रिलेवेंट अननेसेसरी है उसको निकाल दो और अपना कॉस्ट को कम कर दो। सो सी हियर वी विल सी विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। हर बजट का सारे के सारे कॉम्पोजिशन एक ही होते हैं। यहाँ पर हिस्टोरिकल कॉस्ट लेके आप इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट कर देते हो और फ्यूचर का जो कॉस्ट होगा वो डिराइव कर लेते हो। यहाँ स्क्रैच से शुरू करते हो, लेबर, वेजेस, रॉ मटेरियल सब कुछ लेते हो और एक्टिविटी के हिसाब से चेक कर लेते हो कि कितना कॉस्ट लग रहा है। सो वी विल सी द एग्जांपल, नीड नॉट वरी अबाउट दिस इवन। एक छोटा एग्जांपल लेते हैं हम लोग। हाँ, लेट अस सी दिस। To demonstrate how ABB can be implemented, it is useful to compare it with traditional budgeting method. Suppose company ABC expects to sell 1000 units of its product over next month. Next month इतना बेचना चाहते हैं, and the product costs $5 to produce. So under activity based budgeting, the company will estimate the cost of goods sold to be 5000. सीधी सीधी बात है, इतना यूनिट्स बना रहे हो और इतना कॉस्ट लग रहा है, मल्टीप्लाई कर दिया और हमारा एक्टिविटी क्या है, प्रोड्यूस करना प्रोडक्ट को। कितने यूनिट्स बना रहे हैं, 1000 यूनिट्स, यही हमारा एक्टिविटी है। एक्टिविटी को कॉस्ट से मल्टीप्लाई करा, एक्सपेंडिचर आ गया। लेकिन अगर also assume company ABC reported a cost of goods sold at $4000 last month with the rate of increase averaging 10% each month, मतलब ये ट्रेडिशनल बजटिंग में होगा। यानी आप ऐसा एस्टिमेट कर रहे हो कि आपके खर्चे अगर 4000 प्रीवियस मंथ आए थे तो इस महीने कुछ बढ़ेगा, उसमें कुछ इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट या कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। वो करने के बाद आप अपना कॉस्ट डिराइव कर लोगे। लेकिन आपको समझ में आ रहा है ना कि यहाँ पर हम ये जो कर रहे हैं ये एक एस्टिमेशन पे कर रहे हैं और ये एक्चुअलिटी पे कर रहे हैं। सो दिस इज अ बेटर अप्रोच। ओके, लेट्स सी वन मोर एग्जांपल। So here again we see company A anticipates receiving 5000 sales orders in upcoming year. तो उनको 5000 यूनिट्स बनाना है with each single order costing $2 to process. Therefore the activity based budget for expenses relating to processing sales orders for upcoming year is $1 lakh। आपका जो भी एक्टिविटी है वो एक्टिविटी ये है कि आपको उतने सेल्स ऑर्डर्स को फुलफिल करना है और पर यूनिट आपको $2 लगेगा, मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन यही ट्रेडिशनल बजटिंग में क्या होता है, जो प्रीवियस कॉस्ट होता है उसको हम एडजस्ट कर देते हैं, तो उससे हमारे को $88,000 आ रहा है। तो ये सही है कि वो सही है? ऑफ कोर्स एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग आपको क्लियर आंसर दे रहा है कि आपकी एक्टिविटी के हिसाब से आपको कितना खर्चा आ रहा है। अच्छा, फिर अगेन एक क्वेश्चन विल कम कि फिर ट्रेडिशनल बजटिंग अच्छा नहीं है क्या? डिफरेंट अप्रोचेस, हर कंपनी का अपना अलग अप्रोच होता है, बेस्ड अपॉन देयर अप्रोच दे फॉलो मेथोडोलॉजी, ठीक है ना। एनी मेथड यू कैन यूज, देयर इज नथिंग लाइक यू आर ओवर एस्टिमेटिंग और अंडर एस्टिमेटिंग, कुछ भी यूज कर सकते हो, आपकी मर्जी है, आप जो चाहे वो यूज कर सकते हो। So we have done zero based budgeting, we have done activity based budgeting. Now the next step what we have to follow is incremental budgeting and then Kaizen budgeting. ये चार कर ले, ये दो और कर लेंगे तो we will be done with the concepts. Incremental budgeting क्या है? So this type of budgeting is also called as traditional method.
मतलब वही है, जो भी मतलब कुछ चेंजेस हमको लग रहा है तो वो चेंजेस हम अपने पुराने एक्सपेंडिचर को या जो भी होगा उसको ऐड कर देंगे, एंड अपना नया एक्सपेंडिचर क्या होगा उसको डिराइव कर लेंगे। सो अगर आपको लगता है कि प्रीवियस इंस्टेंस यानी प्रीवियसली जो आपका खर्च हुआ था उससे कुछ बढ़ जाएगा इस बार, तो वो इंक्रीमेंट कर दो, दैट्स इट। देखो फॉर एग्जांपल, देखो incremental budgeting, the figures for each expenditure and income start with previous year's actual numbers and adjusted for inflation, ओवरऑल मार्केट ग्रोथ। देखो आप इन्फ्लेशन एडजस्ट कर रहे हो, मार्केट ग्रोथ के हिसाब से देख रहे हो, और भी बहुत सारे फैक्टर्स आप कंसिडर करोगे। तो आपके बुक में तो कुछ भी एग्जांपल नहीं दिया है, बट आई एम गिविंग यू प्रैक्टिकल एग्जांपल टू अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5 लाख डॉलर का आपका टोटल सैलरी होता है, ओके, व्हेन इट इज प्रिपेयर्ड फॉर नेक्स्ट ईयर। द मैनेजमेंट थिंक दैट दे नीड 5 मोर एम्प्लॉयज, अब उनको 5 एम्प्लॉयज और चाहिए, एंड उनको फिर $30,000 पे करना पड़ेगा पर हेड। तो 1,50,000 तो वो हो जाएगा, और $5 लाख भी आपका 10% से इंक्रीज होना है, ठीक है ना, क्योंकि इंक्रीमेंट भी देना है आपको एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को इंक्रीमेंट दिया 10% का, तो $50,000 वहां हो गया, और 1.5 लाख यहाँ हो गया, तो 7 लाख का आपका खर्चा हो गया। दैट इज इंक्रीमेंटल बजटिंग। ओके, सो नाउ लेट अस गो फॉर द काइजन, दैट इज अ जापानीज कॉन्सेप्ट। So Kaizen means continuous improvement, and this type of budget is designed for cost improvements and revenue maximization. Continuously cost को कम करना, revenue को बढ़ाने की कोशिश करना। Kaizen is a Japanese word that means continuous improvement of working practices, personal, मतलब आप अपने efficiency को बढ़ाओ, ऐसा कुछ करो जैसे जैसे रिलेवेंट होता है। जैसे मैं बताता हूँ आपको, कुछ ऐसे रिलेवेंट डिसीजंस लो। अब जैसे फॉर एग्जांपल 20 लेबर्स मेरे कंपनी में काम कर रहे हैं, एंड 20 लेबर्स का मेरा खर्चा जो है $1.5 लाख है, एंड ये 20 लेबर्स मेरे को जो भी मेरा एक प्रोजेक्ट है उसको लाइक 60 डेज में करके देंगे, ठीक है, एंड लाइक कॉस्ट भी इतना हो रहा है। इन कंपैरिजन टू दिस 20 लेबर्स, एक मशीन लेने से मुझे $1 लाख का खर्चा होगा सिर्फ, और 40 डेज के अंदर में वो मुझे पूरा प्रोडक्शन करके दे देगा। तो विच इज बेटर फॉर मी, दिस वन। तो इस तरीके से मुझे डिसीजन लेना है कि क्या मेरे लिए बेटर है, और क्या मुझे रिलेवेंट डिसीजन मेकिंग ऐसे करना है जिससे आई कैन रिड्यूस माई एक्सपेंसेस। दैट इज द काइजन कॉन्सेप्ट, नथिंग मच ऑन दैट। ओके, सो लेट्स सी अभी और क्या बचा है। आई थिंक मैक्सिमम कॉन्सेप्ट्स तो हो गए आपके। नाउ लेट अस गो टू द टेक्स्ट बुक एंड सी व्हाट इज लेफ्ट ओवर। So we were into this particular chapter. I think सब कुछ हमने उसमें कवर अप कर दिया है। Let us once tally, and कुछ बचा हुआ है तो we will see. I think अभी हमको सिर्फ forecasting करना है and this unit is done. तो budgeting concepts ये हमने finish। ये बजट्स के बारे में थोड़ा थोड़ा हमने पहले से ही कुछ कुछ डिस्कस कर लिया था। ऑल द टाइप्स ऑफ बजट्स भी बना लिया हम लोगों ने। बजट में कौन कौन पार्टिसिपेट होता है, बजट कमेटी, ये सब ठीक है, ये सब मतलब वी कैन सी दैट, नो प्रॉब्लम। ओके, इसमें थोड़ा थियरी है, हमें डिस्कस करना है। ओके, लीव दिस यूनिट, हम दूसरा यूनिट देखते हैं फोरकास्टिंग के बाद। उसमें मैंने सब कुछ कवर कर दिया है। सो वी विल सी हियर फ्रॉम हियर, या
सो देयर वी आर, बजटिंग कॉन्सेप्ट्स, मास्टर बजट से हम लोगों ने स्टार्ट किया, स्टैटिक एंड फ्लेक्सिबल बजट्स अभी फिनिश कर दिया मैं आपका, ओके ये हो चुका है। क्वेश्चन कुछ भी नहीं दिया उन लोगों ने, एक छोटा क्वेश्चन दिया है, ये आप बना सकते हो, इसको होमवर्क कर सकते हो। सो दैट्स डन। एंड प्रोजेक्ट बजटिंग, हाँ प्रोजेक्ट बजटिंग एक करना है हमको, वी विल डू राइट नाउ, ओके ये कॉन्सेप्ट है। एंड एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग वी हैव चेक्ड राइट नाउ। हाँ हमने पूरा डिस्कस कर लिया, उसमें आपका सब कुछ कवर हो जाता। इंक्रीमेंटल एंड जीरो बेस्ड बजटिंग भी हो गया। कंटिन्यूस बजट्स इज नथिंग बट आप कंटिन्यूसली बना रहे हो बजट्स, मतलब मंथली वीकली, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है। बजटिंग साइकिल एक देखना है, बजटिंग साइकिल कुछ नहीं है, मतलब एक टाइम पीरियड लेके दे मेक द बजट्स। एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट पार्टिसिपेटिव बजट, यानी बॉटम अप एंड वो भी देख लेंगे, छोटा वो कोई प्रॉब्लम नहीं। Then we have already done the preparation of all these budgets, sales, production, material usage. Material usage भी material budget एक ही है, परचेज बजट, लेबर बजट, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, एंडिंग इन्वेंट्री, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, नॉन मैन्यु, ये सब कर लिया हम लोगों ने। कैश, कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट, वो बैलेंस शीट एंड कैश फ्लोज भी कर लिया। कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट कुछ नहीं है, आपका जो भी खर्चा लगता है एक प्रोजेक्ट के लिए उसी के ऊपर, उसके ऊपर कोई प्रॉब्लम्स नहीं है आपके। बाकी सारे के सारे बजट्स आपके क्वेश्चंस दिए हुए हैं। सो ये तो हम लोगों ने सारा बना लिया। ओके, लेट अस नाउ डिस्कस अबाउट द प्रोजेक्ट बजटिंग। मैं बोलूंगा बेस्ड अपॉन द वीडियोस आप क्वेश्चन सॉल्व करो प्लीज। क्वेश्चंस आपको मैं सॉल्व भी करवा सकता हूँ, बट आई थिंक वो करने से आप ये आराम से सॉल्व कर पाओगे। देयर इज नथिंग लाइक कि जो कवर नहीं हुआ है, सब कवरेज हो गया है। सो लेट्स सी द प्रोजेक्ट बजटिंग। नाउ लेट्स सी दिस। तो प्रोजेक्ट बजटिंग क्या है? व्हाट इज प्रोजेक्ट बजटिंग? एक प्रोजेक्ट का बजट बनाना, ओके बजटिंग प्रोजेक्ट्स। So methods of budgeting, project managers must develop budgets in order to obtain the resource। मतलब बजट क्यों बनाते हैं आप? एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए रिसोर्सेस चाहिए। रिसोर्सेस कितना चाहिए, किस लेवल पे चाहिए, आपको क्या लेवल पे एक्टिविटी बनाना करना है, क्या आपके लिए वो अटेनेबल है, अचीवेबल है, क्या वो एक्टिविटी के हिसाब से आपके पास रिसोर्सेस है, नहीं है तो प्रोक्योर करना है। फॉर ऑल दिस क्वेश्चंस कैन बी आंसर्ड अगर आप उसका एक बजट बना लो। सो ए प्रोजेक्ट बजट इज द फाइनेंशियल प्लान फॉर एलोकेटिंग ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेस टू प्रोजेक्ट एक्टिविटीज। यानी आप एक प्लान बना रहे हो और प्लान के हिसाब से आप अपना कितना पैसा लगना है, क्या लगना है, उसके हिसाब से आप उसमें मतलब प्लान में आपको ये मालूम चली जाएगा कि कितना आपको रिसोर्स चाहिए या कितना फंड्स चाहिए उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए। तो अ प्रोजेक्ट मैनेजर विल डिस्कवर दैट costs are viewed from different perspectives based on someone's role within the project. An accountant and a controller view things differently than a project manager. यानी ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी एक अलग सा कॉन्सेप्ट होता है। एक अकाउंटेंट कॉस्ट को अलग पर्सपेक्टिव से देखता है, एक कॉस्ट कंट्रोल करने वाला कंट्रोलर अलग से देखता है, एक मैनेजर अलग से देखता है। सो लेट्स सी नाउ व्हाट इज बजटिंग। बजटिंग के बारे में आपको पता ही है कि सिंपली प्रोसेस ऑफ फोरकास्टिंग व्हाट रिसोर्सेस a project will require, what quantities of each resource will be needed, when it is needed, how much it will cost, and there are several methods of budgeting. टॉप डाउन बॉटम अप, अभी हमने जो डिस्कस किया था थियरी में, वो टॉप डाउन बॉटम अप अभी कवर हो जा रहा है। टॉप डाउन क्या है? आपको पता है कि टॉप लेवल से बॉटम लेवल तक आप बजटिंग कर रहे हो, is based on collective judgments and experiences of top, middle and like managers concerning similar past projects. A benefit of top down is that overall cost can be estimated quite accurately, क्योंकि सबका इन्वॉल्वमेंट है इसमें, पार्टिसिपेटिव बजट जैसा है। एंड बॉटम अप मतलब financial estimating process in which work breakdown structure or action plan identifies elemental tasks which are then converted to cost and combined to determine an overall direct cost for the project. इसमें क्या होता है? फाइनेंशियल एस्टिमेशन करते हैं आप। फाइनेंशियल एस्टिमेशन मतलब इतना इतना मेरा खर्चा लगेगा। इन विच अ वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर मतलब ये काम के लिए इतना, इस काम के लिए इतना, इस टास्क के लिए इतना, इस टास्क के लिए इतना, ठीक है ना? तो आप टास्क वाइज अपना फाइनेंस जो भी मतलब आपका एक्सपेंडिचर लगेगा वो आप चेक करते हो, फिर उसके बाद उसको फिर आपके कॉस्ट में कन्वर्ट करके देन आप अपना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिराइव करते हो, एंड देन
This type of budgeting can serve as a good managerial training technique. Okay, so you divide the task, every task, whatever the expenditure or resources you are going to incur, that you are going to see, and then you are going to club it and combine करके आप अपना like उस प्रोजेक्ट के ऊपर combined cost क्या होगा वो चेक कर सकते हैं. Now प्रोजेक्ट कॉस्ट, प्रोजेक्ट में क्या क्या लगता है कॉस्ट आपको, ये सब आपके लिए नया नहीं है, सब हम ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं. डायरेक्ट कॉस्ट लगता है एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट भी लगता है. डायरेक्ट मतलब क्या है, जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है प्रोजेक्ट के लिए. इनडायरेक्ट क्या है, जो डायरेक्ट मतलब वही है प्रोडक्शन एक्सपेंडिचर या जो भी डायरेक्टली जो खर्चे लगते हैं उसके ऊपर, मटेरियल, लेबर एंड ऑल. एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट मतलब क्या है, जो इनडायरेक्टली आपका लगेगा, यानी ओवरहेड्स, administrative and like selling and distribution etc. Examples of direct and indirect cost: labor direct, material direct, subcontract, आपने कॉन्ट्रैक्ट के भी एक कॉन्ट्रैक्ट दिया है किसी को, डायरेक्ट. इनडायरेक्ट में क्या होगा, एम्प्लॉय का बेनिफिट, रेंट, सैलरीज फॉर स्टाफ एक्सेट्रा. हम क्या करेंगे, इनको क्लब करके एक बजट बनाएंगे. और क्या करेंगे, नाउ स्टेजिंग बजट डेवलपमेंट. अ प्रोजेक्ट मैनेजर शुड डेवलप प्रोजेक्ट बजट्स इन स्टेजेस. एक्शन, रफ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड एस्टिमेट. डेफिनेट इसका जरूरत नहीं है आपको, डोंट गो फॉर दिस, इतना कोई जरूरत नहीं है. डेवलपिंग प्रोजेक्ट कॉस्ट. ड्यूरिंग द डिफाइंड फेज, प्रोजेक्ट मैनेजर्स डेवलप डिटेल्ड प्रोजेक्ट एस्टिमेट्स by using bottom up and top down budgeting. For bottom up estimates, consider each lowest level activity in turn. यानी सबसे lowest level activity आपका क्या रहेगा वो देखो. Estimate the direct cost for materials and indirect cost that will be added. So we can see here, आप यहाँ पर देखिए, डायरेक्ट लेबर, प्रोजेक्ट मैनेजर 200 आवर्स काम करेगा, इतना आप उसको दोगे. मेरी कोई है, उसको भी आपने हायर किया हुआ है, उसको इतना दोगे. आपका लेबर का खर्चा इतना होगा, फिर डायरेक्ट कॉस्ट इतना होगा, फिर अदर डायरेक्ट कॉस्ट में मटेरियल, ट्रैवल, सब कॉन्ट्रैक्ट सब ऐड करोगे तो आपका टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट आ जाएगा. सिमिलर टू normal way we are like we just find out the cost for the project. Okay, improving cost estimates. How you can improve your cost estimates? Project managers use simple form of estimate costs. These estimates are then combined in a summary report. Estimate का मतलब क्या होता है, estimate करना यानी हमको ये मतलब हमारे हिसाब से कितना खर्चा हो सकता है. कॉस्ट एस्टिमेट्स आर ऑफन इनएक्यूरेट बिकॉज ऑफ ह्यूमन लर्निंग. क्योंकि देखो आपके एस्टिमेट हमेशा 100% करेक्ट नहीं रहते हैं. आप कभी भी कोई एस्टिमेट करते हो तो बेस्ड अपॉन पास्ट एक्सपीरियंस या कंपैरिजन या आपका एक्सपीरियंस, जो लर्निंग आपकी जो लर्निंग है, आप इतने साल से काम कर रहे हो, उसका एक्सपीरियंस आपको हुआ है, सेम टाइप ऑफ टास्क परफॉर्म कर रहे हो, तो आप एक एस्टिमेशन निकाल सकते हो. ठीक है ना. एरर्स होते ही हैं प्रोजेक्ट्स में, एरर्स को मिनिमाइज करना है. एंड कुछ फैक्टर्स भी हैं, जैसे स्टडीज कंसिस्टेंटली शो that between 60 and 85% of projects fail to meet their time, cost and performance objectives. Some of most common problems are changes in resource prices. यानी आपने जो सोचा वैसा नहीं चल रहा है, स्पॉइलेज हो सकता है, डैमेजेस हो सकते हैं, ओवरली ऑप्टिमिस्टिक एस्टिमेट्स हो सकते हैं, बैड लक हो सकता है, कई बार आप अपना जो सोचे वैसा हो रहा ही नहीं है, या आप कई बार कंट्रोवर्शियल एस्टिमेट्स बना लेते हो. Dealing with budget uncertainty. Projects are unique, therefore risk pervades all elements of project, and particularly the project goal of performance, schedule and budget. The reason for cost uncertainty in projects are varied. बहुत reasons हो सकते हैं. Prices may increase and new forecasts about project completion. यानी prices बढ़ भी, मतलब inflation है, economy में कुछ ना कुछ changes हो रहा है. Some things you have no control on. Okay. आपको फिर आइडेंटिफाई करना है एरर्स को, रेस्पॉन्ड करना है, उसको कम करना है, और फिर अपनी लर्निंग में उसको इंक्लूड करना है कि नेक्स्ट टाइम हम इसको भी कंसिडर करेंगे. एंड देन यू कैन रिवाइज योर बजट बेस्ड अपॉन द रिविजन्स व्हाट यू वांट टू मेक इनटू इट, और चेंजेस व्हाट यू वांट टू मेक इनटू इट, एंड देन प्रिपेयर योर बजट. तो प्रोजेक्ट बजट कुछ भी नहीं है. एक प्रोजेक्ट में जो भी रिसोर्सेस लगेंगे उन सबका खर्चे को ऐड करके आप एक बजट बना रहे हो, और उसका हम लोगों ने जो देखा था सबसे बेस्ट, आप ये देख सकते हो, एक छोटा सा स्लाइड था, उसमें आपने सारे कॉस्ट को ऐड किया और आपका बजट बना लिया. दैट्स इट. सो दिस इज इवन डन. सर इसमें एक और टॉपिक है क्या, टॉप लेवल प्लानिंग एंड
What? हेलो, यस, हेलो। सर एक और टॉपिक है सर इसके अंदर। हेलो, आप पेज हाँ नंबर, हाँ हाँ सर, पेज नंबर बताइए, पेज नंबर 275 277। 275 275 ओके, 275। हाँ 275। या इसमें कुछ नहीं है ना, ये तो टॉप लेवल प्लानिंग एंड एनालिसिस, मतलब टॉप लेवल जो कंपनी में जो मैनेजमेंट होता है वो लोग बजट्स बनाते हैं। एंड परफॉर्मा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आप क्या करते हो, अपना मास्टर बजट बनाए ना आप, मास्टर बजट में हाँ हाँ बनाए तो उसमें जो कुछ भी आपने अपना बजटिंग करके रखा हुआ था वो सारे फिगर्स को लेके आप अपना परफॉर्मा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हो, वो हमने ऑलरेडी देख भी लिया। सेल्स फोरकास्टिंग का मतलब क्या होता है, फ्यूचर में कितना सेल्स करना है, कितना सेल्स करेंगे। अच्छा, ये एक टॉपिक है हमारा, एक सेकंड मैं चेक कर लेता हूं, अभी भी कुछ टॉपिक्स बाकी हैं। एंड रेशियोज आप लोग को पूरा आइडिया है ना रेशियोज का तो? हेलो। नहीं सर, रेशियो का नहीं है। अब रेशियोज बोले तो इट इज लाइक पूरा पार्ट टू, अब वो पूरा पार्ट टू में आपको पूरा बड़ा चैप्टर ही है उसका। इसमें क्या रोल है सर रेशियो का? रेशियोज का क्यों रोल नहीं है, आपका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनता है, ठीक है, उसमें आप अपना परफॉर्मेंस असेसमेंट कर रहे हो तो रेशियोज भी तो आपको परफॉर्मेंस बताते हैं ना आपका, कि आपने कैसा परफॉर्म किया है। यानी आपका जो भी है, जैसे फॉर एग्जांपल स्मॉल एग्जांपल ले लो आप, अपना लाइक करंट रेशियो ले लो, क्या आपकी कंपनी में लिक्विडिटी पोजीशन आपकी कंपनी की स्ट्रांग है कि नहीं है, वो तो आपको करंट रेशियो से मालूम होगा। तो कैश बजट हाँ। आप बनाओगे, ठीक है ना, उसमें करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज, यानी कहीं ना कहीं पे करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज बैलेंस शीट बनाओगे आप, बजटेड हाँ बैलेंस शीट बनाओगे तो उसके बजटेड फिगर्स लेके आप उसको चेक करोगे कि आपके बजट के हिसाब से आपका जो करंट रेशियो बन रहा है, आपका जो भी बजट आपने बनाया बजटेड बैलेंस शीट, यानी वो आपका प्लान्ड एक्टिविटी, आपका प्लान क्या है उसके हिसाब से आपने अपना बैलेंस शीट बनाया। अब उसका, उसमें आपके प्लानिंग के हिसाब से आपका लिक्विडिटी पोजीशन स्ट्रांग है कि नहीं है वो चेक कर रहे हो आप। हाँ क्योंकि देखो बजटेड बैलेंस शीट में आपके करंट एसेट्स भी रहेंगे, करंट लायबिलिटीज भी रहेगा, ये दोनों भी बजटेड फिगर्स रहेंगे। अब इन दोनों को आप डिवाइड करके देखोगे 2:1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 2:1 आ रहा है बोल तो फिनिश, ठीक है ना, आपकी कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी मैं देखता हूँ और क्या बचा हुआ है, तो वो हिसाब से फिर वो कल की क्लास में हम फिनिश करेंगे। फ्लेक्सिबल बजट तक हो गया मेरे को, वैसे यहाँ से फोरकास्टिंग और फोरकास्टिंग बाकी है, फोरकास्टिंग और वो उसमें थोड़ा थियरी हाँ वेरी बाकी है, करेंगे वो, कब जल्दी खत्म करना है मुझे भी, वेरिएंसेस स्टार्ट करना है। अच्छा, ये दूसरा दूसरा यूनिट है एक्चुअली, ये यूनिट दूसरा है, ये हाँ उसके बाद आ रहा है। हाँ सो सर, इस, हाँ 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 लास्ट इसको में छोड़, है। हाँ इसको छोड़ दो फिर, इसको इसको मुझे अगले मेरे को मतलब इसको कराना है, नेक्स्ट क्लास में कराना है। आज मैं फोकस कर रहा हूँ इस यूनिट में, जो बचा हुआ कुछ है तो उसको फिनिश कर दूं बोल के, और ये हाँ तो पूरा हो गया है, मतलब इसमें कुछ भी नहीं है जो मैं कराना है, पूरा फिनिश कर दिया अभी मैंने। नाउ वॉट एवर इज लेफ्ट ओवर इज वो उस पर्टिकुलर चैप्टर में कुछ थियरी एंड फोरकास्टिंग, तो फोरकास्टिंग तो कल एक क्लास में फिनिश करने का हमको फिनिश करना ही पड़ेगा, चाहे वो 2 आवर्स का सेशन क्यों ना हो, यू शुड नॉट रन शॉर्ट ऑफ टाइम। अच्छा, एंड दिस वन, एक सेकेंड, okay, so this is done. Let us focus on the another concept tomorrow.
फोरकास्टिंग। एंड बिफोर दैट इसमें कुछ थियरी है तो देख लेंगे, जैसे चैप्टर 2 है ना, ये हमारा स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में एवरीथिंग वी कवर्ड। अच्छा हाँ, इसमें लाइक हमारा कुछ हमने डिस्कशन तो कर ही लिया था ना, रिलेशनशिप बिटवीन अमंग प्लानिंग, बजटिंग एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। प्लानिंग के बारे में डिस्कस किया था, बजटिंग के बारे में किया था, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि बजट से हम ये चेक कर सकते हैं कि हमारा जो प्लान किया हुआ है, प्लानिंग के हिसाब से जो किया हुआ है और एक्चुअली में जो आ रहा है वो मैच करना है हमारे को। अभी हमने प्रैक्टिकली चेक कर लिया वो। हाँ हाँ। एंड एडवांटेजेस ऑफ बजट्स, कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन। अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जितने भी एम्प्लॉयज़ काम करते हैं सबके बीच में कोऑर्डिनेशन रख के हमको बजटिंग करना है, यानी सबसे इनपुट्स लेना होता है, सबसे डिस्कशन करना होता है, परफॉर्मेंस मेजरमेंट करना होता है जो बजट्स हमने बनाया है। जैसे अभी हम लोगों ने चेक किया था स्टैटिक, और उसमें हम लोगों ने चेक किया कि हम कॉस्ट कंट्रोल कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, या एक्टिविटी अननेसेसरी की ज़्यादा एक्टिविटी तो नहीं कर रहे हैं, है ना, ज़्यादा एस्टिमेट तो करके नहीं रखा है। और बजट्स हमारे एम्प्लॉयज़ को, मैनेजर्स को मोटिवेट करता है। एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, यानी ऐसा ना हो कि आपके पास रिसोर्सेस की कमी हो, कॉन्स्ट्रेंट नहीं होना चाहिए, बट ज़्यादा भी अननेसेसरी यूज़ करेंगे तो वेस्टेज होगा। तो आप बजटिंग से ये देखते हो कि कितना एग्जैक्ट आपको चाहिए। ओके, अच्छा ये क्वेश्चन देखते हैं। काल कॉर्पोरेशन हैज ओनली 3000 मशीन आवर्स अवेलेबल टू प्रोड्यूस इट्स प्रोडक्ट्स। उसके पास सिर्फ 3000 मशीन आवर्स की कैपेसिटी है, एंड इट इज ऑपरेटिंग एट फुल कैपेसिटी एंड कैन सेल all the products it manufactures. अब काल कॉर्पोरेशन प्रोड्यूसेस 2 products, racks for electronic equipment and file cabinets. ये दोनों चीजें लेता है वो। The price and variable cost and the number of machine hours required to produce each product are as follows. वो भी दिया हुआ है, यानी रैक्स खरीदने का सेलिंग प्राइस है, वेरिएबल कॉस्ट है, कंट्रीब्यूशन, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज कंट्रीब्यूशन, एंड मशीन आवर्स पर यूनिट भी दिया हुआ है। So which product should Kaal Corporation budget to produce using its available 3000 hours? यानी वो 3000 घंटे में कौन सा, किस चीज को बनाया तो उसको बेटर होगा। ओके, सो लेट अस सी। यहाँ पर हम देख सकते हैं, सिंस द कांस्टेंट इज द नंबर। देखो अभी कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट इज नथिंग बट द बॉटल नेक रिसोर्स, यानी कुछ चीजें आपके पास लिमिटेशन से होती है, आपके पास अबंडेंट नहीं है, यानी ये कंपनी के पास सिर्फ 3000 मशीन आवर्स ही हैं, उससे ज़्यादा वो लोग मशीन आवर्स नहीं यूज़ कर सकते। तो उस गिवन 3000 आवर्स में ही उनको ये देखना है कि कौन सा बेटर ऑप्शन होगा। ओके, सो नंबर ऑफ अवेलेबल मशीन आवर्स, एंड सिंस काल कॉर्पोरेशन कैन सेल ऑल द मैन्युफैक्चरर्स ऑफ ईदर प्रोडक्ट, काल शुड प्रोड्यूस द प्रोडक्ट दैट प्रोवाइड्स द हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर, यानी पर मशीन आवर जो कंट्रीब्यूशन ज्यादा देगा उसी पर्टिकुलर चीज को उसको बनाना चाहिए। तो हम देखते हैं कंट्रीब्यूशन कितना है हमारा, इसका 250 है, इसका 300 है, डिवाइड बाय मशीन आवर्स करते हैं तो हमको कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर आता है। तो रैक का 125 एंड कैबिनेट का 75 आ रहा है। तो कौन सा ज्यादा है हमारे लिए, रैक। लेट अस सी फॉरवर्ड, लेट्स गो फॉरवर्ड नाउ। इवन दो, अब इसमें भी कुछ चीजें रहेंगी, हम देखते हैं। Even though the contribution margin for one file cabinet is higher, यानी आप अगर contribution margin देखो तो इसका $300 है, इसका 250 है, ये इससे ज्यादा है ना, बट पर आवर देखते हैं तो ये इससे कम आ रहा है। और हम पर आवर क्यों देख रहे हैं, क्योंकि हमारे पास कांस्टेंट क्या है, आवर्स, यानी हम हमारे पास 3000 आवर्स का लिमिटेशन है। सही बात है, गलत बात है? That's what. तो even though the contribution margin for one file cabinet is higher than contribution margin for one rack, since the racks have the higher contribution machine per hour required to produce them, Kaal should only produce racks. यानी वो रैक इसलिए बनाना क्योंकि कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर मशीन आवर रैक का ज्यादा है, यानी कम घंटे में भी वो ज्यादा कमा सकता है ना। That's what. Now अब हम उसको प्रूव कर लेते हैं। Using 3000 machine hours, काल कॉर्पोरेशन वुड बी एबल टू प्रोड्यूस दिस मच रैक्स, यानी 2 घंटे काम करेंगे और 3000 घंटे उनके पास है तो 1500 रैक बना सकते हैं। और
एक रैक का उनका $250 है और 3,75,000 मिलता है उनको, ठीक है। अब यूजिंग द सेम दिस मच वो 750 फाइल कैबिनेट बना सकते हैं बाई 4 करेंगे तो, और 750 का कॉस्ट 300 के हिसाब से इतना है, ठीक है। तो therefore in the short run under the existing constant of this much available hours per month producing only racks will maximize operating income, क्योंकि racks उनके लिए ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा क्योंकि उनको ज़्यादा कमाई उसमें हो जाएगी। पर आर हमने देख लिया है करके, ठीक है। बाकी का हम कल लाइक कैलकुलेट करके जल्दी स्टार्ट करके फिनिश करते हैं इसको, और फोरकास्टिंग को बचा हुआ जो भी है फोरकास्टिंग कल किसी भी हाल में वाइंड अप करें तो फिर परसों अपना बजटिंग फिनिश हो जाता। ओके देन वी कैन स्टार्ट वेरिएंसेस। ओके देन गो थ्रू टुडेज कॉन्सेप्ट्स। हाँ कल कर लेंगे इसको, ठीक है, बिकॉज टुमारो फोरकास्टिंग स्टार्ट हो ही जाएगा। फोरकास्टिंग इज ऑल अबाउट स्टैटिस्टिक्स। आपको अच्छा आइडिया है कि नहीं है स्टैटिस्टिक्स का? Okay. Let us see tomorrow. Okay. हाँ, Have a nice day. Bye bye. Bye. Bye bye.